ओके, तो ये 14th क्वेश्चन है। इसके पहले मैं फिर से इस चीज़ को एक बार डिस्कस कर लूँ कि जब आपको दो सेट के बीच में रिलेशन बनाना पड़ता है, तो मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी, तो दूसरा सेट भी यही है ए बी सी डी ई एफ जी, और भी इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ, दोनों में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन, तो ये लाइन का सेट है, तो ये भी उसी लाइन का सेट है। अब आपने एक लाइन यहाँ से लिया, इसको पैरेलल कौन होगा? तो इसको पैरेलल बी हो सकता है। मान लेते हैं कि एक लाइन है बी, क्योंकि बहुत सारी लाइनें हैं इस प्लेन पे, तो कोई कोई किसी को पैरेलल है, कोई किसी को परपेंडिकुलर है। एक ही एरो बना रहा हूँ, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये बहुत सारी लाइन्स है, तो मुझे पहला सेट लेना है। इसी पहले सेट से मैंने एक लाइन L1 ले लिया। अब L1 क्या होगा? जिन लाइन्स को पैरेलल है उनके साथ में L1 का पेयर बना करके लिखना है। तो आप L1 किसको पैरेलल है? तो L1 हर लाइन खुद को पैरेलल होती है, जैसे कि दो कोइंसिडेंट लाइन्स आर ऑलवेज पैरेलल। दो लाइनें, ये मैथमेटिक्स में ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि पैरेलल की डेफिनेशन क्या है। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लाइन्स एट टू डिफरेंट पॉइंट्स इज सेम और इक्वल, वी से द लाइन्स आर पैरेलल। तो every line has zero distance from itself. If L1 is a line, तो L1 का L1 के साथ में ही डिस्टेंस जीरो है हर जगह। तो every line is parallel to itself. जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पॉलीगॉन्स लेने थे, तो ये पॉलीगॉन्स इधर भी है। जैसे मैं पॉलीगॉन्स बनाता हूँ, तो ट्राइंगल बनाया, क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल भी बनेगा, स्क्वायर भी बनेगा, पैरेललोग्राम भी बनेगा, पेंटागन्स भी बना सकते हैं। तो यही सेम फिगर्स आपको इस जगह भी नजर आएंगे। तो आपने अगर यहाँ से ट्रायंगल लिया, तो आपको फिर से दूसरे सेट में एक ट्रायंगल तो नजर आएगा ही, क्योंकि दूसरा सेट भी यही है। तो पहले सेट से आपने जैसे ट्रायंगल लिया, फिर आपको उसका पेयर चाहिए, तो आप फिर से उसी सेट पर जा रहे हो, तो आपको ऑफकोर्स एक ट्रायंगल मिलना है ही। तो इसमें जो समझ में अगर प्रॉब्लम आता है समझने में, तो ऐसा समझिए कि आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में गए हैं और आपने वहाँ से एक कोई जैम की बॉटल ले ली, और उस जैम की बॉटल को लेकर के आप घर आए। घर में आकर के आपने किसी फ्रेंड को बोला कि ओके तुम भी डिपार्टमेंटल स्टोर जाओ और जिस साइज़ की ये जैम की बॉटल है उसी साइज़ की बॉटल फिर से लेके आओ। ऑफ कोर्स वो उसी जैम की बॉटल को फिर से जरूर लेकर के आएगा, क्योंकि वहाँ पे उसके और भी पीसेस पड़े हुए हैं, और फिर दूसरे ब्रांड्स के जैम्स भी वो उठा करके लाएगा जो जिनका साइज आपके दिए हुए जैम के बॉटल के बराबर हो। तो अगर हमने कोई भी ट्रायंगल लिया, तो प्लेन में हमें दोबारा से वो ट्रायंगल जरूर दिख रहा है। हमने ले लिया मतलब वो वहां से गायब हो गया, ऐसा नहीं है, वो वहां पे है। हमने ये लिया कि इसमें 3 साइड है, तो 3 साइड इसको लेकर के आप अलग हट जाओ, फिर से उस सेट को देखो, तो उस सेट में जो पहले था आपने लिया, तो वो हट नहीं गया, वो वहां पे है अभी भी। तो फिर से आप देखोगे कि ठीक है मैं एक और ट्रायंगल ले सकता हूँ। वैसे ही यहाँ पे पैरेलल लाइन्स है, तो पैरेलल लाइन्स है तो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। मींस अगर इसका रिलेशन बनाऊंगा तो रिलेशन क्या बनेगा? L1 इज पैरेलल टू L1। तो इस रिलेशन में एक चीज तो समझ में आएगी कि L1, L1 एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो L2 लूंगा तो L2 भी लूंगा, फिर L3 लूंगा तो L3 भी आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल्स का ग्रुप बनाना है, पैरेलल्स का पेयर बनाना है। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि L1 किसी लाइन L99 को पैरेलल हो। तो इसमें जितने भी लाइंस दिखेंगे L1, L2, L3, L4, ये सभी खुद को तो पैरेलल होते ही हैं, तो ये पेयर्स जरूर नजर आएंगे, जिसके कारण से हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक में अगर L1, if L1 is parallel to L2, that means L2 is also parallel to L1। जब आप L1 के बारे में लिखेंगे कि L1 को कौन कौन पैरेलल है, तो हमने ऐसा लिख लिया L1 and L2, L1 L10, L1 L99, L1 L200, मैंने जैसे कुछ 3-4 लिख दिए हैं। तो ये लाइंस अगर पैरेलल है
तो L1 के केस का तो हमने लिखा। इसके बाद में किस पे जाना है, तो L2 पे आप जाओगे। L2 पहला एलिमेंट हो जाएगा, फिर L2 किसको पैरेलल होगा, तो L2 L1 को पैरेलल होगा। L2 मान लेते हैं कि L5 को भी पैरेलल है, L2 L99 को भी पैरेलल होगा, और L2 L10 को भी पैरेलल होगा, L2 L200 को भी पैरेलल होगा। तो ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। फिर जैसे L1, L2 है तो L2, L1 भी आना है। L1, L10 है तो जब हम L10 10th लाइन को लेंगे तो 10th लाइन किसको पैरेलल है, तो 10th लाइन L1 को भी पैरेलल होगी। 10th लाइन किसको पैरेलल होगी, तो 10th लाइन खुद को भी पैरेलल होगी। 10th लाइन किसको पैरेलल होगी, तो 10th लाइन 200 L200 को भी पैरेलल होगी, क्योंकि वो L1 को पैरेलल है, L1 L10 को पैरेलल है, तो L200 भी L10 को पैरेलल होगा। तो एक एक करके देखना है कि जब हम L1 को लेंगे तो क्या क्या पेयर मिल रहे हैं, फिर L2 को लेंगे तो ऐसा नहीं है कि L2, L1 नहीं बनेगा, ये भी बनेगा। आपने L2 को लिया, आप अलग हो गए, फिर से उस सेट को देख रहे हैं, उसमें आपको L1 भी नजर आ रहा है, L2 भी नजर आ रहा है, L99 भी नजर आ रहा है, तो आप देखिए कौन कौन पैरेलल है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव है क्या, तो इफ A is parallel to B and B is parallel to C, तो what it implies, A is also parallel to C। तो ये पैरेलल के केस में ये जरूर होगा कि अगर लाइन A लाइन B को पैरेलल है, लाइन B लाइन C को पैरेलल है, तो लाइन A भी लाइन C को पैरेलल होगी। तो ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। तो इसको लिखना कैसे है, तो लिखने में आप जस्ट रिफ्लेक्सिव होने का कारण लिखिए कि रिफ्लेक्सिव किस कारण से होता है, और उसके बाद में एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, कोई एक सिंपल एग्जांपल लीजिए कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, देयरफॉर फॉर एवरी L1 L2 डॉट 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 प्रेजेंट इन सेट A, L1, L1 will be in R, L2, L2 will be in R, hence we can say that R is the relation is reflexive। इसके बाद में सिमेट्रिक के लिए if L1, सिमेट्रिक के लिए क्या लिखेंगे, इफ L1, L2 belongs to R, this implies L2, L1 also belongs to R, because L1 अगर L2 को पैरेलल है तो of course L2 भी L1 को पैरेलल होगा। So for every L1, L2 we have L2, L1 present in R, that means the relation is symmetric। और ट्रांजिटिव के लिए L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3, therefore L1 is parallel to L3। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। तो इनके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 में ये भी दिया था कि ये लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ये जिनको पैरेलल है उनके बारे में बताइए। तो कोई भी लाइन अगर उसके पैरेलल लाइन ढूंढने हैं तो आप उसी की इक्वेशन को, ये 2x प्लस 4 इक्वल्स टू y है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस y इक्वल्स टू प्लस 4 इक्वल्स टू 0। नाउ मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय सम कांस्टेंट, दैट इज 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो 4x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी पहली इक्वेशन थी, इसको पैरेलल लाइन ढूंढना था, तो इसको पैरेलल एक लाइन ये होगी। अब ये पैरेलल क्यों होगी, क्योंकि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 तीनों ही इक्वल है, तो लाइन पैरेलल है। तो फॉर एनी रियल नंबर K, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं फंक्शन के ऊपर में। तो फंक्शन में ये क्वेश्चन जो मुझे दिए गए हैं ये थोड़ी प्रॉब्लम है। तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये दो क्वेश्चन है तो हम इसको देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय f of x इक्वल्स टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है। अभी ग्रेटेस्ट इज नीदर 1 1 नॉट ऑन टू वेयर दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is less than or equal
इक्वल टू एक्स। तब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? मान लीजिए, अच्छा ये समझ में आ रहा है, लेस देन मतलब छोटा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ 1.2, तो 1.2 से छोटा इंटीजर चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर शब्द यूज हो रहा है। तो 1.2 से छोटा या इस ब्रैकेट में जो भी है वो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन सा है? 1.2 तो इंटीजर नहीं है, इसके जस्ट पहले इंटीजर है 1। 1.9 लिया तो इससे छोटा इंटीजर 1.9 से पहले छोटा इंटीजर 1.9 कहाँ आता है? तो 1.9 फिर 2 ऐसा होता है। तो 1.9 से पहले वाला इंटीजर, तो ये भी आंसर 1 देगा। अगर मैंने 2.1 लिया होता तो इसका आंसर 2 आता, 2.9 लेता तो इसका आंसर 2 आता। क्यों 2 आ रहा है? क्योंकि जो भी आपको दिख रहा है ब्रैकेट में उससे जस्ट पहले इंटीजर कौन है उसको लिखिए, जो भी ब्रैकेट में है उससे छोटा या उससे इक्वल। अब अगर मैंने ब्रैकेट में 2 लिख दिया तो 2 से छोटा इंटीजर तो कुछ नहीं है, मतलब फिलहाल इस केस में 2 से छोटा इंटीजर नहीं है, क्योंकि 2 खुद ही इंटीजर है तो 2 लिखना है, दैट इज इक्वल टू। Either you write integer which is less than what is written in the bracket, or you write what is equal to this bracket. अगर ये खुद ही इंटीजर है तो आप इसी को लिखिए। अगर यहाँ पे जैसे 2.9 है तो 2.9 से छोटा इंटीजर 2 है तो 2 लिखना है। उससे जस्ट पहले का इंटीजर कोई भी डेसिमल नंबर लेंगे आप, जैसे 1.5 है तो ये 1 और 2 के बीच में है, तो इससे छोटा इंटीजर 1 इसको लिखना पड़ेगा। तो अगर ये सिंबल देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 1। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वैसे ही स्मॉल इंटीजर। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं जिसमें लिखा है कि अगर x को हमने डिफाइन किया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के केस में क्या आ जाएगा? पहले कंडीशन में क्या आ जाएगा कि 1.1 है तो ये तो इंटीजर नहीं है, डेसिमल नंबर इंटीजर नहीं कहलाते हैं, तो इससे लेस या फिर इसको इक्वल तो कोई इंटीजर नहीं है। इससे छोटा एक इंटीजर है, इसके जस्ट नेक्स्ट छोटा, इससे छोटे तो इनफाइनाइट इंटीजर है बट इससे जस्ट छोटा। सिंपल है, ये 1.1 किसके बीच में आ रहा है? तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो 2 तो इससे बड़ा है, हम कंडीशन देख रहे हैं तो वो नहीं ले सकते, तो इससे छोटा इंटीजर लेना है। 1 हो गया, 1.5 भी इनके बीच में आ रहा है, तो 1.5 से छोटा कौन सा इंटीजर आता है? 1 आता है। 2.3 से छोटा इंटीजर कौन है? 2। 9.9 से छोटा इंटीजर कौन है? 9। 9.1 से छोटा इंटीजर 9। 7.2 से छोटा इंटीजर 7। 5। 99.3 है तो 99। 94.6 है तो 94। तो अगर डेसिमल में दिए हैं तो उनसे जस्ट पहले आने वाला इंटीजर ये हमें लिखना है। और अगर इन ब्रैकेट्स में खुद इंटीजर ही लिखे हो, जैसे 1, 2, 3, तो जब ये खुद इंटीजर है तो इनसे छोटा इंटीजर कौन होगा? ये खुद ही है, इसलिए लिखा गया इक्वल टू। अगर डेसिमल है तो उससे जस्ट पहले आने वाला इंटीजर लिखिए, अगर खुद इंटीजर है तो उसी को लिख दीजिए। तो ये मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो आप देख रहे हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसमें ये क्वेश्चन दिया था, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ये जो लिखा जाता है f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ऑफ कोर्स दो सेट होंगे, तो दोनों सेट कौन से हैं? ये भी रियल नंबर्स का सेट है, ये भी रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स प्रेजेंट है इसमें भी और इसमें भी। इज नीदर 1 1 नॉर ऑन्टो, ना तो ये 1 1 है ना तो ये ऑन्टो है। तो 1 1 नहीं है इसका मतलब क्या है कि ये मैनी वन है, और ऑन्टो नहीं है तो इंटो है। ऑन्टो का मतलब है कि सेकंड सेट, 1 1 का मतलब है 1 फ्रॉम दिस सेट इज कनेक्टेड टू 1 फ्रॉम दिस सेट। A unique every element has distinct image. Every element from first set has distinct image. तो ये 1 1 होगा। और ऑन्टो का केस क्या है कि सेकंड सेट में जो भी एलिमेंट है वो सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर में जरूर जाएं, कोई भी एलिमेंट खाली न रह जाए। सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह गया, मतलब सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर में गए, तब हम कहते हैं ऑन्टो।
अगर यहाँ पे मैं डी लिख दूँ तो ये फंक्शन तो है लेकिन ऑनटो फंक्शन नहीं है, ये अब इनटू फंक्शन है क्योंकि डी का कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है आपके पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x f of x इक्वल्स टू दिस, तो इसमें पहला सेट आपको लेना है रियल नंबर्स का, तो आप 1.1 भी लोगे, 1.2 भी लोगे, 2.1 भी लोगे, 2.9 भी लोगे, 2.7 भी लोगे, मैंने कुछ ही लिए। यहाँ पे भी आएंगे जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें देखिए 1.1 जब हम लिखेंगे 1.1 तो इसका आंसर है 1, 1.2 तो इसका भी आंसर है 1, तो ये 1.1 भी 1 से कनेक्टेड है, 1.2 भी 1 से कनेक्टेड है, 2.1, 2.9, 2.7 ये तीनों भी 2 से कनेक्टेड होंगे। समझ रहे हैं इस फंक्शन के कारण से। तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया, तो ये 1 फंक्शन तो नहीं हुआ। अब दूसरा है कि क्या ये ऑन्टो है, तो ऑन्टो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 1.2 भी होगा, 1.3 भी होगा, क्योंकि सारे रियल नंबर्स हैं इसमें, तो 1.5। अब ये तो किसी से भी कनेक्टेड नहीं होंगे क्योंकि हमें सिर्फ इंटीजर्स को ही कनेक्ट कर सकते हैं। इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, इसका आंसर यहाँ पे कुछ भी डाल दूंगा, कोई भी रियल नंबर डाल दूंगा, तो मेरा आंसर हमेशा एक इंटीजर ही आएगा, और वो इंटीजर जो कि इससे जस्ट छोटा हो या तो इसके बराबर हो। तो इसका मतलब है कि सिर्फ इंटीजर्स ही कनेक्ट होंगे। ऑफ कोर्स नेगेटिव इंटीजर भी कनेक्ट होंगे, मैंने सिर्फ पॉजिटिव लिखे, लेकिन ये डेसिमल वाले नंबर्स ये कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब है कि सेकंड सेट के सारे एलिमेंट किसी भी सारे के सारे एलिमेंट इमेज बन गए हैं ऐसा नहीं हो पाया। बहुत सारे एलिमेंट्स किसी के भी इमेज नहीं है, तो क्या ये ऑन्टो फंक्शन है? तो ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है इन्होंने, मैं थोड़ा लिखता हूँ। तो मैंने ये a और b करके क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कहता है f इज अ फंक्शन फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a। दो सेट हैं, जिस पहले सेट में a क्रॉस b के एलिमेंट्स हैं, वो किससे रिलेटेड है? तो कोई फंक्शन लगाया और वो रिलेटेड है b क्रॉस a के एलिमेंट से। तो ये a क्रॉस b मैंने दो सेट लिए a और b, तो उनसे a क्रॉस b लिखा और b क्रॉस a भी लिखा। अब इनका कहना है कि सच दैट f ऑफ a comma b gives b comma a। तो a comma b that is 1 comma a, 1 comma b, 1 comma c, 2 comma a, 2 comma b और भी है। नाउ ये है आपका a क्रॉस b और ये है b क्रॉस a। नाउ f इज अ फंक्शन, तो f एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मैं इसे पुट करता हूँ तो b क्रॉस a के एक एलिमेंट से वो कनेक्ट होता है। वो भी इन्होंने बताया कि आप a कॉमा b पुट करते हैं तो रिजल्ट b कॉमा a आता है। तो ये a कॉमा 1 हुआ, a कॉमा 2 हुआ, a कॉमा 3, b कॉमा 1, b कॉमा 2, b कॉमा 3 डॉट डॉट। तो इसमें हमें समझ में ये आना चाहिए, जो हमने a कॉमा b डाला तो उसका सिमेट्रिक मिला, मतलब अपोजिट ही मिल रहा है, उसी के जैसा। तो अगर 1 कॉमा a डालता हूँ तो क्या मिलेगा? 1 कॉमा a ही मिलेगा। 1 कॉमा b पे b कॉमा 1 आएगा। 1 कॉमा c तो c कॉमा 1 वो खैर लिखा नहीं है। 2 कॉमा a, 2 कॉमा a कॉमा 2 से कनेक्टेड होगा। अब आप ये चीज़ बताइए कि यहाँ पे अगर 1 कॉमा a है तो वो किसी और से कनेक्ट हो सकता है क्या? 1 कॉमा a का रिवर्स बनता है a कॉमा 1, वो एक ही बार है। 1 कॉमा b का b कॉमा 1 वो भी एक ही बार है। तो ये 1 कॉमा a किसी और से कनेक्ट नहीं होगा। वैसे ही 1 कॉमा b ये भी किसी और से कनेक्ट नहीं होगा। 2 कॉमा a ये भी a कॉमा 2 से ही कनेक्ट होगा, अदरवाइज किसी और के साथ नहीं होगा। तो यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे कितने हैं प्रेजेंट? तो यहाँ पे b क्रॉस a इतने ही एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये एलिमेंट्स जो मौजूद हैं सेकंड सेट में वो कहाँ से आए हैं? तो b क्रॉस a से आए हैं।
तो बी क्रॉस ए में जो भी है वो ए और बी से बने हुए हैं, ए क्रॉस बी में भी जो है वो ए और बी से बने हुए हैं। कितने टोटल पेयर बनेंगे? तो इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 3, तो टोटल 12 पेयर बने हैं। 12 बने, ओके मैंने 4 तो यूज ही नहीं किया तो 4 हटा देता हूँ। तो 3 एलिमेंट है और 3 एलिमेंट है, टोटल 9 पेयर बने। बी क्रॉस ए में भी टोटल 9 पेयर ही बनेंगे। तो क्या कोई भी ऐसा पेयर है जो यहाँ पे है और उसका रिवर्स यहाँ नहीं दिख रहा आपको? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जो ए क्रॉस बी में है उसका सिमेट्रिकल बी क्रॉस ए में भी दिखेगा। तो इसका मतलब है कि दिस इज 1 1 एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम सेकेंड सेट इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट। तो ये ऑनटो भी है। तो अगर इतने से आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो बताइए मुझे, मैं इसको आगे भी एक्सप्लेन करूँगा। ओके तो ये नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है। तो ये कह रहा है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर। आई थिंक z इज इंटीजर। तो इंटीजर पहला सेट भी इंटीजर्स का है, दूसरा सेट भी इंटीजर्स का है, और फंक्शन है कि आप पहले सेट का एलिमेंट पुट करें तो उनका स्क्वायर लिखें। अब इन्होंने बोला कि क्या ये 1 1 है या फिर ऑन्टो है या इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, ये बताइए। तो हमें मालूम है कि -1 का स्क्वायर 1 है और 1 का भी स्क्वायर 1 है। तो अब समझ में आ रहा है कि भाई ये तो मैनी 1 हो गया, मीन्स दिस इज नॉट इंजेक्टिव। फिर दूसरी बात है कि 2 का स्क्वायर 4 है और -2 का भी स्क्वायर 4 है। तो ठीक है, ये 1 1 तो नहीं है, मतलब ये इंजेक्टिव नहीं है। अब दूसरी बात है कि क्या ये सर्जेक्टिव है, मतलब ऑन्टो है क्या? ऑन्टो है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहला सेट इंटीजर्स का है, तो इसमें हमें √3 नहीं लिखना है। तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। ये जो है ये किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं होंगे। दूसरा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब -1 -2 ऐसे जो नेगेटिव इंटीजर होंगे सेकेंड सेट में वो कभी भी हमें यहाँ नहीं मिलेंगे, मतलब वो किसी के भी स्क्वायर नहीं होंगे, तो वो किसी का भी इमेज नहीं बन पाएंगे। तो ये -1 -2 ये ऑर्डर्ड पेयर में जाएंगे ही नहीं। वहीं पे 2 3 ये जो प्राइम नंबर्स हैं ये भी किसी के स्क्वायर नहीं होते, तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर में नहीं जाएंगे। तो ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है और साथ ही ऑन्टो भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो ये आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि फंक्शन एक यूज किया जा रहा है जो कि ए और बी को रिलेट कर रहे हैं। f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, means in every ordered pair first element will be from a and second element will be from b। तो a क्या है? तो कोई भी रियल नंबर बट 3 को छोड़ करके, और b क्या है? तो कोई भी रियल नंबर लेकिन 1 उसमें नहीं है। मीन्स 3 को छोड़ दें और बाकी के सारे रियल नंबर सेट a में हैं, और 1 को छोड़ दें तो बाकी के सारे रियल नंबर सेट b में है। तो ये जो है f of x इक्वल्स टू दिस, इसमें हम इसको ऐसा अब छोटा सा बनाओ। ये आपका पहला सेट है, यहाँ से आपको x मिलेगा, आप उसको फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको f of x मिलेगा। तो आप क्या करेंगे? यहाँ से आप रियल नंबर्स पुट करेंगे। जैसे कि मैं 1 पुट करता हूँ ये फंक्शन में, तो 1 क्योंकि डिस्कार्डेड नहीं है इसमें से, तो 1 पुट करता हूँ तो ये क्या बन जाता है? f of 1 इक्वल्स टू 1 - 2 अपॉन 1 - 3, दैट इज f of 1 इक्वल्स टू -1 by -2, दैट गिव्स 1/2। तो जब 1 पुट किया तो आंसर आया 1/2। जब 2 पुट करूँगा तो 2 - 2 इज 0, न्यूमरेटर 0 हो गया तो वो पूरा ही 0 बन जाएगा। 3 पुट नहीं कर सकता क्योंकि डिनोमिनेटर 0, तो नॉट डिफाइंड केस। तो 4 पुट कर दिया, तो 4 पुट किया तो 4 - 2 अपॉन 4 - 3, तो दैट विल बी 2 ओनली। तो अब इनका सवाल है कि आप ऐसे ही सारे रियल नंबर पुट करें, आपको बहुत सारे ऑर्डर पेयर मिलेंगे। जैसे कि ऑर्डर पेयर जो मिले हैं फिलहाल वो है 1, 1/2 है ना, 1 1/2 से कनेक्टेड था। 2 पुट किया था तो 0 मिला था, तो 2, 0, फिर 4, 2, ये जो हैं ये इस फंक्शन के कारण से मिल रहे हैं। बहुत सारे और भी ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे आपको। तो अब ये जो ऑर्डर पेयर्स मिल रहे हैं, ये जो फंक्शन हमें मिला है, ये फंक्शन कैसा है? क्या ये 1 1 फंक्शन है या ऑन्टो फंक्शन है या नहीं है? तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में आगे जा कर के
उसमें हमें यही चेक करना होता है कि अगर कोई फंक्शन दिया जाए तो ये 1 1 है या ऑन टू है, क्योंकि हम कितने सारे वैल्यूज पुट करें। अब इसमें रियल नंबर तो इनफाइनाइट्स हैं, तो हम क्या इनफाइनाइट नहीं, वो तो नहीं हो सकता, तो फिर कैसे पता चलेगा। और ये तो फंक्शन भी थोड़ा सिंपल है, अगर यहाँ पे क्यूब कर दे, यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको हम बार बार सॉल्व करें। तो इसके लिए भी हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए पता करने का कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। वो इस तरीके से काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो हम इस तरीके से तो नहीं जाएंगे इसमें। तो क्या किया जाए, तो फिलहाल आप ऐसे ही चेक करो, आगे हम उस तरीके को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर मैंने 1 पुट किया था तो 1/2 मिला, कुछ और पुट करूँगा तब भी 1/2 आएगा क्या? यहाँ पे मॉड्यूलस का साइन तो नहीं है ना? मॉड्यूलस का साइन नहीं है। तो ठीक है, ये इस तरीके से नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए हमारे पास कोई दूसरा तरीका होना चाहिए, वो मैं डिस्कस ही करूँगा। तो इस एक्सरसाइज में पहले आ गया ये क्वेश्चन, तो ठीक है, इसके लिए वेट करेंगे। हाँ, और ये लास्ट में साइनम फंक्शन जो था, तो ये मैं आपको आगे आने वाले 1 या 2 वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसके लिए कोई अच्छा सा एग्जांपल लूँगा ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो मैं क्लास में इसको डिस्कस कर लूँगा। तो अगर ये किसी क्वेश्चन में आ रहा है साइनम फंक्शन, तो उसको छोड़ दीजिए, रखिए साइड में, ताकि हम उसको बाद में बना पाएँ। तो ठीक है, ये आप लोगों के डाउट्स थे, ये मैंने क्लियर किए, आप इसको चेक करें।